इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत से पटे आए, बहुत से पटे गए, लेकिन एक पार्टी सिर्फ इलेक्शन नहीं जीती। उसने पूरी इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम ही बदल दिया। एक पार्टी कभी सिर्फ 2 सीट तक सिमट गई थी, आज दुनिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज में काउंट होती है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी इतनी पावरफुल बनी कैसे? क्या यह सिर्फ डेमोक्रेसी की जीत थी या फिर इसके पीछे एक सोचा समझा मास्टर प्लान था? यह कहानी बीजेपी से नहीं, 1951 से शुरू होती है, जब श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया। उस वक्त कांग्रेस इतनी पावरफुल थी कि अपोजिशन ऑलमोस्ट इनविजिबल था। लेकिन जनसंघ के पास एक चीज थी, आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एक नए भारत का सपना। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि यह आइडियोलॉजी फ्यूचर में इंडिया की पॉलिटिक्स डोमिनेट करेगी। दूसरे पार्टी सिर्फ इलेक्शन के टाइम एक्टिव होती थी, लेकिन बीजेपी का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग था, वो हर दिन काम कर रहे थे। विलेजेस, स्कूल, स्मॉल टाउन, आरएसएस वॉलंटियर्स, लोग एक से बढ़कर एक जुड़ रहे थे। आरएसएस एक चेन रिएक्शन बन गया था। धीरे धीरे एक नेटवर्क बन रहा था। ना मीडिया फोकस, ना ग्लैमरस, बस ऑर्गेनाइजेशन। और शायद यही बीजेपी का सबसे बड़ा हिडन वेपन था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अपोजिशन लीडर जेल में, फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड, मीडिया कंट्रोल। देश डर गया था। लेकिन इसी डार्कनेस में अपोजिशन यूनाइट होने लगा। जनसंघ के लीडर भी मूवमेंट का पार्ट बने और पहली बार कांग्रेस को रियल चैलेंज मिला। इमरजेंसी ने सिर्फ डेमोक्रेसी को शेक नहीं किया, उसने बीजेपी का फ्यूचर भी जन्म दिया। 1980 में ऑफिशियली बीजेपी बनी। लीडर्स थे अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी। लेकिन 1984 इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई। पूरे देश ने सोचा बीजेपी खत्म हो गई, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा कमबैक वही करते हैं जिसको दुनिया अंडर एस्टिमेट करती है। फिर आया राम जन्मभूमि मूवमेंट। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये इमोशनल था। रिलीजियस, आइडेंटिटी, हिस्ट्री। मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पे आ जाएगा झगड़ा। एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा ने पूरी इंडिया में एक इमोशनल वेव क्रिएट कर दिया। बीजेपी सडनली एक स्मॉल पार्टी से बड़ी मास मोमेंटम बन गई और इंडियन पॉलिटिक्स परमानेंटली चेंज हो गए। 1992 बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। पूरे देश में रियॉट्स, वायलेंस, फियर। कुछ लोग ने इसे हिंदू प्राइड बोला, कुछ लोगों ने इंडियन सेक्युलरिज्म पर अटैक बोला, लेकिन एक चीज क्लियर थी, अब बीजेपी नेशनल सेंट्रल स्टेज पर आ चुकी थी।
फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे एक ऐसे लीडर जिसे अपोजिशन भी रिस्पेक्ट करता था। उनके लीडरशिप में बीजेपी ने मॉडरेट इमेज बिल्ड की। पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। बीजेपी अब सिर्फ आइडियोलॉजी की पार्टी नहीं थी, अब वो गवर्नेंस की पार्टी भी बन रही थी। 2004 में बीजेपी हार गई। लोगों को लगा बीजेपी तो खत्म हो गई। फिर गुजरात से एक नाम नेशनल स्टेज पर आया। नरेंद्र मोदी। उन्होंने पॉलिटिकल को कंप्लीट मॉडर्न बना दिया। सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, मैसिव रैलीज, पावरफुल स्पीचेस। पॉलिटिक्स अब टीवी तक लिमिटेड नहीं था, अब पॉलिटिक्स स्मार्टफोन में आ गया था। बीजेपी अब सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, एक इलेक्शन मशीन थी। व्हाट्सएप कैंपेन्स, आईटी सेल्स, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वर्कर्स, सेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग। अपोजिशन रिएक्ट करता था, लेकिन बीजेपी नैरेटिव कंट्रोल करती थी और धीरे धीरे बीजेपी इंडिया की डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गई। लेकिन असली मिस्ट्री आज भी वही है, आखिर बीजेपी को इतना सपोर्ट मिलता क्यों है? सपोर्टर्स कहते हैं नेशनलिज्म, डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं पोलराइजेशन, प्रोपेगेंडा, पावर सेंट्रलाइजेशन। एक इंडिया बीजेपी को फ्यूचर मानता है, दूसरा इंडिया उसे डेंजर मानता है। लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बीजेपी ने इंडियन पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। भाइयों बहनों, और शायद सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया का फ्यूचर है। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन आइडिया जनरेशन तक रहते हैं। क्या आप इस बात को अग्री करते हैं या डिसएग्री? कमेंट में बताइए। और क्या होगा उन प्रॉमिसों का जो नरेंद्र मोदी ने किया है सबको? क्या हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर अच्छे दिन आकर चले गए? क्या नोटबंदी सच में टेररिस्ट के खिलाफ एक स्ट्राइक था या किसी का ब्लैक मनी छपाने का राज? आखिर क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज तक एक भी प्रेस मीट नहीं की? जहां एक समय पर इस पार्टी को इंडिया का फ्यूचर बताया जा रहा था, क्या आज फ्यूचर खतरे में है? आखिर क्यों इंडिया में यूथ जॉब के लिए तरस रहे हैं? आखिर क्यों आज भी हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई चल रही है? फाइनली, क्या इंडिया सेफ हाथों में है? क्या इंडिया का यूथ सो रहा है? इतना सब देखने के बाद, इतना सब करंट सिचुएशन देखने के बाद भी हम साइलेंट हैं। हमारा फ्यूचर किन के हाथों में है? क्या हमें भी पता नहीं? क्या गवर्नमेंट को कॉन्स्पिरेसी रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं?